हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जो साइंस सब्जेक्ट जिन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन पेपर त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और इस पेपर का ये उम्मीद रखा जाता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व रखेगा और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बहुत रहेंगे। तो इसको आपको अच्छे से करना है, समझना है और पढ़ना है और पेपर के लिए अच्छे से जो है तैयारी करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे और इसको वेरिएबल के रूप में समझाया जाएगा। तो एमसीक्यू भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रीजन्स ये रहता है, कहते हैं एमसीक्यू तो एक बहाना है, आपको पूरा क्वेश्चन को मुझे समझाना है। तो इस बात पे आप ज़रूर गौर कीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कीजिए और पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर एमसीक्यू क्या आया है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। और यहाँ पर जो मैं आपके समक्ष क्वेश्चन पेपर लाया हूँ वो साइंस का है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्व रखेगा। जो बच्चे ये क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, समझिए उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क के साथ जो है पास भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि और भी आपको वीडियो इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, तो शेयर इज़ केयर की जो है भावना मत छोड़िए। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। क्वेश्चन आया है हमारे समक्ष कि देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे बड़ी समस्या जो है खाद्य की है, यानी खाने पीने की है। और इसका महंगाई जो है दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जो आने वाला समय में जो है कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा संभावना जताई जा रही है। और होगा क्यों नहीं, आजकल देखिए हर समय जो है लोग प्रोटेस्ट ही एक दूसरे को कर रहे हैं, एक दूसरे से संघर्ष ही कर रहे हैं। और इनको ये समझ नहीं आता और न सरकार को समझ में आता है कि इससे दूसरे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप तो ये नाटक करते रहते हो, होना वही चीज़ होता है जो होना होता है, लेकिन लोगों को परेशान करना ये छोड़ते नहीं हैं। अगर मान लीजिए किसान सब जो है प्रोटेस्ट में लगे रहेंगे, वहाँ पर कार्य कर रहे होंगे, तो खेत में कौन कार्य करेगा। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि आए दिन अगर हम उनको परेशान करते हैं, उनको उनके हकों को छीनते हैं, अगर किसान रोडों पर खड़ा हो जाएंगे तो खेत में कौन खड़ा होगा। तो देश की हालात तो बिगड़ता ही चला जाएगा। और कहते हैं खाद्य पदार्थ के बिना जो है किसी भी देश को चलाना संभव नहीं है। तो सरकार इस बात को क्यों नहीं गौर करती है? क्या सरकार को कुछ प्रॉब्लम है? तो इस बात को सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि देश में जो है हम खाद्य समस्या का हल किस प्रकार से कर सकते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं तो यही बात कहता हूँ कि अगर किसानों को आपकी बातें नहीं अच्छी लग रही है तो किसानों से राय विचार लीजिए, किसानों से ही मंथन कीजिए, क्योंकि ये सरकार को रूल रेगुलेशन तो किसानों पर ही लागू करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले किसान से इसको मंथन कीजिए कि भाई आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। क्या किसान अपने बारे में सही नहीं सोच सकते? सोच अवश्य सकते हैं, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी फितरा ये रहता है कि वो अपने आप को ही महान कहने लग गया है। पहले भाई एनालाइज करो, समझिए। अगर आए दिन आप रोड सड़कों को बंद कीजिएगा इस तरह से और जो है लोगों प्रोटेस्ट कीजिएगा, दंगे फसाद करवाइएगा, तो जर्नल सी बात है इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो देश की भलाई तो नहीं चाहते होंगे, तो इसके देश का ही नुकसान करेंगे। तो यही क्वेश्चन, इसी के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन है कि देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। टू बी सॉल्व द फूड प्रॉब्लम इन द कंट्री विच अमंग द फ्लोइंग इज नेसेसरी। टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री विच अमंग द फ्लोइंग इज नेसेसरी। देखा जाए तो ऑप्शन है खाद्य का उत्पादन और भंडारण में वृद्धि कर दें हम, बी लोगों की खाद्य तक आसान पहुंचा दें हम, सी लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा है, समझाने की बात है और समझने की भी बात है कि देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए खाद्य के उत्पादन और भंडार में वृद्धि होना चाहिए, लोगों के खाद्य तक आसानी से पहुंच भी होना चाहिए और लोगों के पास अनाज खरीदने के पैसे भी होने चाहिए। यानी देखा जाए तो तीनों ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि खाद्य के उत्पादन और भंडार में वृद्धि कर दे। सरकार इस बात पे कभी भी जोर नहीं देती
कि खाद्य को हम भंडारण कैसे करें, कैसे देश में जो है अनाज की वृद्धि करें। आपको मैं बता दूं कि जितने हमारा उत्पादन नहीं होता है उससे अधिक तो हमारे चूहे खा जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, बरसात में ख़राब हो जाता है। मैं तो बड़ा अफसोस मनाता हूं कि इतनी विकसित देश होने के बावजूद भी सरकार को इन सब बातों पर नज़रिया क्यों नहीं जाती है, जो आए दिन जो है तरह तरह की प्रलाप गा गा के जो है देश को नुकसान पहुंचाने के अग्रसर बनाते रहते हैं। भाई ये लोग तो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता परेशान हो रही है उसको कोई नहीं देख रहा है, उस बात को कोई एनालाइज नहीं कर रहा है, जो बहुत ही दुखदायक परिस्थितियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। बी कह रहा है लोगों की खाद्य तक पहुँचना आसान। देखिए, जब तक वो खाद्य पदार्थ लोगों तक आसानी से नहीं पहुँचेगा उस खाद्य पदार्थ का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं रह जाता है। तो इसके सरकार को जो है ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को व्यवस्था करना चाहिए, सुचारू करना चाहिए, जिससे किसानों के पास से जो है ये आम लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात है, लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए, और पैसा तब आएगा जब रोजगार बढ़ेगी, देश में जो है तरक्की होगी। लेकिन देश तो मुझे लग रहा है जहाँ का तहाँ ही है, सिर्फ आए दिन लोग एक दूसरे पर ताने कसते रहते हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं, करते कोई भी कुछ नहीं है। सरकार आपको बरगलाने के लिए तरह तरह की बातें बोलती है, तरह तरह की बातें कहती है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो भारत की कोई तरक्की नहीं हो रहा है। भारत दिन प्रतिदिन जो है और देशों के मुकाबले में पिछड़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन के अंतर्गत देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए हमें तीनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही जाएगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कोशिका सबसे लंबी है। आपको बताना है कि ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शनों में से कौन सी कोशिका जो है सबसे लंबी है। Which of these cells are the longest? Which of these cells are longest? तो ऑप्शन ए अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी पेट की कोशिका, ऑप्शन डी हृदय मांसपेशियां कोशिका। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, और ये पता भी होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में हर जगह फैली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी है, यानी देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका सही जाएगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न पार्टों तक जो है इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि शीर्ष स्थल विभोजक कोशिका में रसधानियां का अभाव क्यों होता है। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शीर्ष स्थल विभोजक की कोशिका में जो है रसधानियां का अभाव क्यों होता है। इसका मतलब यही दोस्तों बनता है कि why do the cell of applicable metasteme a lack of vehicle? You know that question is very interesting. Why do the cell of apical meristeme lack of vacuoles? तो ऑप्शन ए वो खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं, बी उनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, सी इनमें सघन साइटोप्लाज्मा होती है, या डी वे सक्रिय रूप से कोशिका के विभाजित कर रहे होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात यहाँ आया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, समझने की ज़रूरत है। अगर एक हम स्पष्टीकरण करने की कोशिश करें तो एक बात आपको याद होगा कि शीर्ष विभोजक कोशिका एक युवा कोशिका होता है, यानी अभी अभी काफ़ी युवा कोशिका ये होता है, और सक्रिय रूप से विभाजित हो रही होती है। सक्रिय रूप से क्या हो रहा होता है, विभाजित होती रही होती है, इसलिए उन्हें तुरंत भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के भंडार की आवश्यकता नहीं होती है। यानी उसको तुरंत भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन को भंडार करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही वो बड़े मात्रा में जो है कचरा भी पैदा नहीं करते हैं, यानी अधिक मात्रा में कचरा भी वो पैदा नहीं करते हैं, इसलिए उनमें रसधानियाँ का अभाव होता है। इसलिए रसधानियाँ होना
जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जा सकता है? तो देखा जाए तो ऑप्शन डी इन सब बातों को खरी उतर रही है। तो वह सक्रिय रूप से कोशिका के विभाजित कर रहे होते हैं और यंग होते हैं और उनको जो है तुरंत भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है वो ऐसा नहीं करते हैं, यानी उसमें रसदानियाँ नहीं पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि कोठरी की रसोई हम किसे कहते हैं? कोठरी की रसोई हम किसे कहते हैं? थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको होगा कि कोठरी की रसोई का क्या मतलब है। द किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखें, माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी गोल्गी उपकरण। तो क्वेश्चन यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप शायद पहली बार सुने भी होंगे कि कोठरी की रसोई किसे कहते हैं, यानी किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं। अगर मैं आपको एक बात पे अगर ध्यान दिलाऊं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बात ये है कि देखा जाए तो यहाँ पर चिरोप्लास्ट में यदि देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है और वह भोजन को प्रकाश संश्लेषण में शामिल भी करता है, इसलिए उन्हें कोशिका के रसोई घर भी कहा जाता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं, यानी कोशिका को रसोई घर क्यों कहते हैं। यहाँ कोठरी भी लिखी हो सकती है, कोशिका भी लिखी हो सकती है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर आ जाता है कोशिका की रसोई घर हम किसे कहते हैं या कोठरी की रसोई घर किसे कहते हैं, तो समझ जाना द किचन ऑफ द सेल। और किचन ऑफ सेल हम किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो है हरा रंग द्रव्य होता है जो भोजन को प्रकाश संश्लेषण में शामिल करता है और यहाँ पर ही भोजन बनता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण को जो है कोशिकाओं की रसोई घर कहा जाता है। कोशिकाओं को रसोई घर हम कहते हैं। तो आप ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ जा सकते हो, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कुछ समझ में आया? अमीबा जो है अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। अमीबा रिक्वायर इज अ फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म। यू नो दैट क्वेश्चन हियर, अमीबा एक्वायर्स इट इज अ फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म हियर। ऑप्शन ए एक्सोसाइटोसिस, बी एंडोसाइटोसिस, सी प्लाज्मोलाइसिस एंड डी एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस दोनों। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बात आपको याद होगा कि अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस कोशिका के द्वारा उनके प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से सामग्री को अंतर्ग्रहण करती है, यानी सामग्री को जो है अपने अंदर ग्रहण करती है, उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करती है। तो देखा जाए तो एंडोसाइटोसिस ऑप्शन बी के साथ है, तो ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, जो तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं उनकी संयोजकता क्या होगी? क्वेश्चन यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय, देखिए दोस्तों, निष्क्रिय का मतलब होता है इनएक्टिव, यानी उसमें एक्टिविटी नहीं है, उनकी संयोजकता क्या होगी? क्वेश्चन यहाँ समझना बहुत ज़रूरी होता है। What would be the valency of an element that is a chemically inactive? What would be the valency of element that is a chemically inactive? काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या उसकी बैलेंसी 0 होगा या बैलेंसी 1 होगा या बैलेंसी देखा जाए तो 2 होगा या बैलेंसी 5 होगा? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है
और आपको एक बात समझ होना चाहिए कि एलिमेंट विद द वैलेंसी 0 are chemically inactive. The 0 is a chemically inactive as they have to complete fill octal depth of the state. यानी जिसकी केमिकल जो है 0 होगी वो इनएक्टिव होगी। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। जो तत्व रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं उनकी संयोजकता 0 होती है, क्योंकि कोई एक्टिविटी ही नहीं होती है, इसलिए हम निष्क्रिय को हम 0 ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र विभिन्न परमाणुओं को कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। किन दो परमाणु संयोजकता सामान्य है। आपको यहाँ चित्र जो दिया गया है उनमें से बताना है कि किसका जो है परमाणु संयोजकता सामान्य है। और आपको समझ होगी कि भाई परमाणु संयोजकता कैसे की जाती है, तभी आप इसका आंसर सही से दे पाओगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, सामान्य रूप से देखना संभव नहीं रहती है। तो क्वेश्चन है, द पिक्चर शो द अरेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल ऑफ डिफरेंट एटम। विच टू एटम हैव द सेम वैलेंसी? You know that question, understand? The question here, in the picture, our electron cell is a different atom. Which two atom have the same valency? क्या यहाँ पर परमाणु 1 और 2 में सामान्य दिखाया गया है, या बी परमाणु 2 और 3 में, या सी 3 और 4 में, या डी 4 और 1 में? यहाँ समझने वाली बात है। देखिए, इसके लिए आपको एक बात याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। इस बात को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो कई क्वेश्चन जो है आपके सही चले जाएंगे। कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष या ऊर्जा के स्तर में मौजूद इलेक्ट्रॉनों से गिनी जाती है। वैलेंसी जो हम गिनते हैं, कहाँ से गिनते हैं? कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि दोनों परमाणु में देखा जाए, अगर आप यहाँ पर गौर से ध्यान दो तो पहला में जो है 1 परमाणु दिखाई गई है, दूसरे में भी 1 है, तीसरा में 2 परमाणु दिखाई गई है, और चौथे में जो है 4 परमाणु हमें नज़र आ रही है। तो यही बात यहाँ इम्पोर्टेंट है कि किसी के अंतिम कक्ष में कितने परमाणु हैं, ये बात महत्वपूर्ण होता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आंसर क्या होगा कि 1 और 2 में अंतिम कक्ष में 1 परमाणु है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है कि 2 परमाणु संयोजकता सामान्य है, वो है परमाणु 1 और परमाणु 2, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सभी रासायनिक परिवर्तन के लिए सामान्य है। आपके समक्ष जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सभी रासायनिक परिवर्तन के लिए सामान्य क्रिया को दर्शाता है। तो विच ऑफ दिस इज अ कॉमन फॉर ऑल केमिकल चेंज? यू नो दैट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ दिस इज अ कॉमन फॉर ऑल केमिकल चेंजेस हियर। ऑप्शन देखें तो आकार में परिवर्तन, ऑप्शन बी गर्मी का अवशोषण, ऑप्शन सी मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन डी नए पदार्थ का निर्माण। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए, जब कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है तो रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जब कोई पदार्थ का निर्माण होता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन नज़र आती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन डी सही है, नए पदार्थ के निर्माण के कारण रासायनिक परिवर्तन सामान्य होती है। तो आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो, जो कि सही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। देखिए दोस्तों, जब तक ये दूसरे बच्चे तक नहीं पहुँचेगा, ना तो हमारा देश कामयाब होगा, ना आपका ज्ञान कामयाब होगा। कहते जितना समझ होगा बच्चे उतने ही तेज होंगे और लोगों की जो है उल्टे पुल्टे बातों को समझ सकेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा ही हमें ज्ञान का वो दीप जलाती है जो कुछ और चीज़ नहीं जला सकती। शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। तभी देखते हो सुबह से लेकर शाम तक जो है आपके माता पिता आपको शिक्षा देने के लिए सुबह शाम मेहनत कर रहे होते हैं, और आपको यही चाहते हैं कि आपके
जो है उनके बच्चे पास हो जाए, अच्छे नंबर ले लें, लेकिन आप लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हो। और कई बच्चे तो मुझे ये भी शिकायत करते हैं कि आपका वीडियो मुझे मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा ये बात आपके समक्ष रखता हूँ कि शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। क्योंकि जो भी बच्चे मेरे चैनल पे आते हैं वो यहीं पे रह जाते हैं। तो ये तब होता है जब आपका जो है थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत पड़ता है यहाँ पर। अगर आप भी मेहनत करते हो, मैं भी मेहनत करता हूँ, तो हम जो दोनों मिलके जो है एक अच्छा जो है निर्माण कर सकते हैं, एक नई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, जो एक देश का आगे भविष्य को भी निर्माण होगी और जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसे सोचिए नहीं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर दूसरे बच्चों का केयर है। और इसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करना है। जहाँ पर आप जो वीडियो देख रहे हो वहाँ पर शेयर का भी बटन है, शेयर को बटन दबाइए और जो है इसको व्हाट्सएप पर पेस्ट कर दीजिए। इतना कीजिएगा, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में होंगे सबके पास ये वीडियो चला जाएगा। जिनको अच्छा लगेगा वो रखेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया। कहते हैं सदैव अपना कर्म देखना चाहिए, दूसरे कर्म पे कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8 से लेके MA तक के बच्चों के सारे वीडियो उपलब्ध है। चाहे वो मेडिकल का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, सभी वीडियो मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि तिरपान सेंटर आपके लिए है। तो सोचिए नहीं, तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके आपके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।